गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लेके चल रहे थे चैप्टर नंबर 8। आज हम उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था एक समान त्रिभुजाकार पटल का उसकी एक भुजा के सापेक्ष जड़ तो आघूर्ण पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे 2a 2b तथा 2c कोरों वाला तथा m सैती के आयताकार समांतर षटफलक का उस सरल रेखा के परितः जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना जो षटफलक के केंद्र से गुजरे और भुजा 2a के समांतर तथा कोर 2a के समांतर हो, कोर 2b के समांतर हो, कोर 2c के समांतर हो। बेटे कहने का अर्थ एक आपके पास क्या है, ध्यान से समझो आप बातों को। एक आयताकार समांतर षटफलक है बेटे, आयताकार है। वर्गाकार यदि होता समांतर षटफलक तो घन होता, क्यूब होता। भी क्यूबॉइड है, घनाभ आपके पास। तो एक आयताकार समांतर षटफलक है। तो सबसे पहले एक एक लाइन को ध्यान से समझते रहो बेटे आपके। जिसकी भुजाएं देखो आपके पास से ये आयताकार समांतर षटफलक है बेटे, जिसकी कोरे या भुजाएं एक और कितनी है 2a है। एक कोर की लंबाई कितनी है, एक भुजा की लंबाई कहने का लंबाई 2a है, चौड़ाई 2b है, ऊंचाई हमने कितनी मान ली 2c मान ली बेटे। कितनी मान ली 2c। हमें क्या करना है, ये आयताकार जो समांतर षटफलक है इसके केंद्र से गुजरने वाली, तो इस आयताकार समांतर षटफलक केंद्र कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। इस आयताकार समांतर षटफलक का हमने केंद्र कितना मान लिया, O मान लिया। इसके केंद्र से गुजरने वाली कुछ भी नाम दे दो इसको आप, A B C D E F H कुछ भी नाम दे दो। तो ये हमने मान लिया X, ये हमने मान लिया Y और ये हमने मान लिया Z। ये कितना आएगा आपके पास X डैश, वही Y, ये कितना आएगा Y डैश और ये कितना आएगा आपको पता है Z डैश। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये Y ऐसे है बेटे, Y डैश इसके अंदर की ओर है, Y डैश कहाँ है, इसके अंदर की ओर है। ये Z के सामने Z डैश होता है, X के सामने क्या होता है X डैश होता है। तो हमने इस आयताकार समांतर षटफलक का सेंटर कितना मान लिया, O मान लिया। हमें क्या करना है, केंद्र O से गुजरने वाली, समांतर षटफलक के केंद्र O से गुजरने वाली और भुजा 2a के समांतर कोई रेखा है। तो वो रेखा कौन सी है, XOX डैश है। तो हमें इस समांतर षटफलक का XOX डैश के परितः क्या निकालना है, MI निकालना है। कैसे निकालोगी, देखो एग्जाम में थोड़ी सी मैं थ्योरी लिखा देता हूं। माना 2a 2b तथा 2c भुजाओं वाले समांतर षटफलक जिसको हमने क्या नाम दिया है, A B C D E F H, कुछ भी नाम दे दो, A B C D E F H लिख दो आप। का द्रव्यमान तो कितना है बेटे, कैपिटल M एवं केंद्र O से गुजरने वाली तथा भुजा 2a के समांतर कोई रेखा XOX डैश है। अब हमें जो आपके पास से समांतर षटफलक दे रखा है, अब हमें इस समांतर षटफलक का
एक्स ओ एक्स डैश के परितः कोई जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है बेटे। अब छोटी छोटी बातें समझो आप बेटे। देखो आप इस समांतर षटफलक का आपको एक्स ओ एक्स डैश के परितः एम आई निकालना है, तो एक तो आपको समांतर षटफलक का द्रव्यमान चाहिए वो कैपिटल एम है, एक समांतर षटफलक की आपको एक्स ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी चाहिए। क्या आप इस समांतर षटफलक की एक्स ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी बता सकते? नहीं बता सकते। वो फलक ये कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आप उस आकृति को सोच देखो, घनाभ है वो 3D में बनता है। ये होलो वगैरह या सॉलिड वगैरह कुछ नहीं दे रखा। खोखला या ठोस के बारे में तो आप आकृति को हमेशा क्या मानना, न तो खोखला बोले आकृति को न ठोस बोले, तो आप हमेशा आकृति को क्या मानना, ठोस मानना। आप तो 3D में है, रे ठोस है आपके पास। तो यहाँ देखो एकांक आयतन का द्रव्यमान निकलेगा बेटे, क्योंकि 3D में है, ठोस है तो उसका तो आयतन ही ज्ञात होगा बेटे। 2D में है, ठोस है तो क्षेत्रफल, 3D में तो आयतन ही ज्ञात होता है बेटे। तो यहाँ एकांक आयतन का द्रव्यमान ज्ञात होगा, तो आपको अल्पांश भी ऐसा लेना है जिसका आप वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सको। तो बेटे यहाँ जो अल्पांश लेंगे ना बेटे, हम इस समांतर षटफलक की एक्स ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी नहीं निकाल सकते, तो समांतर षटफलक का हम डायरेक्ट एक्स ओ एक्स डैश के परितः एम आई नहीं निकाल सकते। तो पहले हम एक अल्पांश लेंगे, पहले अल्पांश का एक्स ओ एक्स डैश के परितः एम आई निकालेंगे, और कंप्लीट समांतर षटफलक का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बेटे। अब यहाँ देखो जो अल्पांश लेंगे वो कैसा लेंगे बेटे, वो ध्यान से समझो बेटे। देखो ये अल्पांश आपको ऐसा लेना है जिसका आसानी से आयतन ज्ञात कर सको। तो मैंने अल्पांश ले लिया बेटे, वही है, इसकी लंबाई कितनी मान ली, देखो वही है पी क्यू आर एस लिख दो आप तो नॉर्मल। अल्पांश मैंने क्या ले लिया, पी क्यू आर एस बेटे। अल्पांश कैसा है यहाँ, जिसका आप आसानी से आयतन ज्ञात कर सको। यहाँ अल्पांश मैंने घना भी माना है बेटे। कोई पी बिंदु के कोऑर्डिनेट तो आप क्या मानते हो बेटे, ये तो मानते हो एक्स वाई जेड मानने पड़ेंगे, क्योंकि अब 3D की बात हो रही है बेटे। ये हमने कितना माना, डेल एक्स लंबाई, ये चौड़ाई कितनी मानी हमने, डेल वाई, और ऊंचाई हमने कितनी मानी, डेल जेड। बात समझ में आ रही है बेटे? तो लिख देना, इसके लिए हम एक अल्पांश पी क्यू आर एस लेते हैं बेटे। एक अल्पांश क्या लेते हैं हम, पी क्यू आर एस लेते हैं बेटे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं बेटे, जो अल्पांश पी क्यू आर एस है वो कैसा है? यहाँ बेटे घनाभ की टाइप है, एक बार आराम से देखना। अल्पांश पी क्यू आर एस का आयतन क्या होगा, वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बेटे, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटे। अब जो आयताकार समांतर षटफलक है बेटे, आयताकार जो समांतर षटफलक है इसके हमें क्या निकालना पड़ेगा, एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो जो कैसे निकालोगे आप वो समझो। जो आयताकार समांतर षटफलक है इसके एकांक आयतन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, कुल द्रव्यमान अपॉन कुल आयतन। आयतन कुल आयतन कितना होगा, 8 ABC होगा बेटे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 2A इंटू 2B इंटू 2C 8 ABC आएगा। तो जो अल्पांश पी क्यू आर एस है इसका द्रव्यमान कैसे निकलेगा आप ये बताइए। अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान क्या होता है, एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होता है कि इसको जितने आयतन से गुणा करते हैं उतने आयतन का द्रव्यमान आता है। यदि इसको मैं पी क्यू आर एस के आयतन से गुणा करूंगा तो अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान आएगा बेटे। ये अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान आ गया। सबसे पहले आपको पता है मैं अल्पांश पी क्यू आर एस का ही निकालूंगा। किसके परितः निकालना है मेरे को, समांतर षटफलक कंप्लीट का एक्स ओ एक्स डैश के परितः, क्योंकि एक्स ओ एक्स डैश ही क्या है, भुजा 2A के समांतर और केंद्र O से गुजरने वाली कोई रेखा है एक्स ओ एक्स डैश, और यही प्रश्न बोल रहा है बेटे। देखो तो अल्पांश पी क्यू आर एस का एक्स ओ एक्स डैश के परितः एम आई क्या होगा मेरे को बताइए। अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान इंटू अल्पांश पी क्यू आर एस की एक्स ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी। बेटे अल्पांश 3D में है यहाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई जेड माने हैं बेटे, ऐसे ऊपर है। तो आप मेरे को बताओ
एक्स और एक्स डैश से लंब, जब 3D में हमने पॉइंट लिया था P, देखो ये सब बिंदु क्यों आ रहे हैं, सब P के पास ही है क्योंकि अल्पांश है तो नगण्य छोटा सा है बेटे, नगण्य है ये तो ये सब बिंदु क्यों आ रहे हैं, सब वगैरह सब P के पास ही है। तो कुल मिला के हमें बिंदु P की एक्स और एक्स डैश से लंबवत दूरी चाहिए। बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है। तो आपने त्रिविम समष्टि पढ़ा था शुरुआत में, वहां जब एक्स एक्स से लंबवत दूरी देख रही थी तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या आ रहा था, अंडर रूट आ रहा था बेटे। तो अल्पांश P क्यू आर एस की एक्स और एक्स डैश से लंबवत दूरी क्या होगी बेटे, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका क्या ले लोगे आप, स्क्वायर बेटे। क्योंकि बात को समझो बेटे, ये अल्पांश नगण्य होता है, ये सब बिंदु कहाँ होते हैं, P के पास ही होते हैं। P बिंदु के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो मैंने ये समझाया था कि जब 3D में कोई पॉइंट हो, शुरुआत वाली क्लास देखना कि जैसे P बिंदु एक्स वाई जेड था, उसकी ओ एक्स से दूरी कितनी आ रही थी, अंडर रूट वाई स्क्वायर है, क्योंकि जब एक्स एक्स से दूरी ज्ञात कर रहे थे तो हम एक्स नहीं ले रहे थे, वाई और जेड ले रहे थे। वैसे ही इस अल्पांश P क्यू आर एस हमें पता है नगण्य होता है, सब बिंदु P के पास होते हैं। तो बिंदु P की एक्स और एक्स डैश से लंबवत दूरी क्या होगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अल्पांश P क्यू आर एस का एक्स और एक्स डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा, अल्पांश P क्यू आर एस का द्रव्यमान इंटू अल्पांश P क्यू आर एस की एक्स और एक्स डैश से लंबवत दूरी का स्क्वायर, जो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा बेटे। एक बार यहाँ तक वीडियो को रोक के उतार लो। अब हमें करना क्या है वो समझो। ये तो अल्पांश P क्यू आर एस का निकाला है बेटे, हमें तो जो ये आयताकार समांतर षटफलक है, आयताकार समांतर षटफलक, इसका निकालना है एक्स और एक्स डैश के परितः एम आई। तो आपको पता है ना, कंप्लीट के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं बेटे। तो इंटीग्रेशन भी कौन सा होगा मेरे को बताओ, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा बेटे, एम ये आर टी बी सी और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर लोगे, ये क्या आएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब बताओ वही लिमिट बताओ, लिमिट तो अल्पांश पर डिपेंड करता है बेटे। तो एक बार अल्पांश को देखो बेटे, सेंटर ओ ले रहे हैं, टोटल लंबाई 2 है, तो एक्स की लिमिट तो क्या आएगी, -a से +a। वही जो आप चौड़ाई 2 भी मान रहे हैं, वही सेंटर ओ है, तो बेटे लिमिट सेंटर आ गया ना बीच में, तो 2 है वो -a से कहाँ होगा, +a होगा। y की लिमिट होगी -b से +b, z की लिमिट होगी -c से +c। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आराम से कर दीजिए बेटे। पहले आप जानते होंगे, आपने खूब पढ़े इंटीग्रेशन बेटे, ट्रिपल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, पहले z के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स वाई को कांस्टेंट मानेंगे, ओनली z वाले पदों का ही होगा, z के सापेक्ष करेंगे वाई स्क्वायर कांस्टेंट, dz का z होगा, z स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में क्या होता है, z³ और -c से +c और dx से dy। बेटे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो -a से +a, -b से +b। पहले z की जगह आप c रखोगे बेटे, तो वाई स्क्वायर सी प्लस c³/3, फिर z की जगह -c रखोगे, माइनस आएगा, लेकिन फॉर्मूले वाला माइनस आकर प्लस आएगा, तो आप देखना 2 आएगा बेटे। 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटे, तो ये वाई स्क्वायर c प्लस c³ कितना होगा, 3 होगा, डबल होगा बेटे। z की जगह c रख दोगे, 2 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ बता देता हूँ बेटे, एक बार वीडियो को रोक के उतार लो आप। अब वही 2 कटेगा तो ये तो कितना होगा, m/4abc काट देंगे बेटे। अब वही -a से +a, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर का तो y³ c गुणा में y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे dy का y और dx ऐसे कैसे, y के सापेक्ष की है, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो y की लिमिट लगा दोगे बेटे, तो m/4abc। और बेटे यहाँ से क्या होगा आपके पास, -a से +a। अब y की जगह आप क्या रखोगे बेटे, पहले b रखोगे फिर -b रखोगे, तो y की जगह b रखेंगे, b रखोगे तो क्या आएगा बताओ आप, b³ c/3 + c³ b/,
3 बेटे। और आपको पता है फिर माइनस भी रखेंगे तो माइनस आएगा दोनों जगह, लेकिन फॉर्मूले वाला माइनस आकर प्लस होगा तो डबल आएगा बेटे, तो 2 बार ले लेंगे, dx बच जाएगा बेटे। ये देखो आप m/2abc बचेगा, क्या बचेगा 2abc, 2 कट जाएगा बेटे। अब अंदर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, bc कॉमन आ रहा है बेटे, तो यहाँ से हम bc/3 को भी कॉमन ले लेते हैं और लिमिट बचेगी -a से प्लस है। bc को कॉमन लेंगे तो b² प्लस क्या बचेगा c² और dx ये बचेगा बेटे। bc काटेंगे तो m/ कितना आएगा 6 से। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो b² प्लस c² तो ऐसे ही कैसे आ गया बेटे। और dx का कितना होगा बताओ, dx का x होगा, x की जगह a रखेंगे, फिर -a तो 2a होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, a से कैंसिल, m/3 b² प्लस क्या आ जाएगा c² आ जाएगा बेटे। ये जो आपके पास घनाभ था इसका x और x डैश के परितः क्या आ गया mi आ गया। अब आपको क्या करना है बेटे, वही फॉर्मेलिटीज होगी ऐसे कैसे, आयताकार समांतर षटफलक का y और y डैश के परितः क्या निकालना है जड़त्वाघूर्ण। जब y और y डैश के सापेक्ष निकालो तो y के सापेक्ष निकालो तो समझ जाना y नहीं आएगा, वो लंबवत दूरी में क्या आएगा x और z आएगा। जब z और z डैश के परितः निकालो आप, क्योंकि भुजा 2c के समांतर तो क्या होगा z और z डैश ही होगा कि सेंटर से गुजरने वाली भुजा 2c के समांतर रेखा के सापेक्ष, तो वो z और z डैश के सापेक्ष भी निकालना पड़ेगा। जब z और z डैश के परितः आप mi निकालो तो आप समझ जाना कि z नहीं आएगा, फिर क्या आएगा x और y आएगा आपके पास। और क्या है बेटे, वही फिर केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत। 2 ही पॉइंट पूछ रहा होगा आपसे। देखो बेटे एक बार, ये इनके परितः पूछ रहा है, कोर 2a 2b और 2c के समांतर निकाल दोगे तीनों के सापेक्ष, एक तो उतार लेना और वो आगे वही डायरेक्ट लिखना बेटे इतना। देखो यदि अलग अलग क्वेश्चन आता है, ये एक ही क्वेश्चन में ये कंप्लीट क्वेश्चन आ गया तो फिर सेकंड पार्ट लिखा करो डायरेक्ट ही, और लिखा करो आई अल्पांश PQRS का y o y डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण, वही y √x², फिर डायरेक्ट कंप्लीट दोबारा से मत लिखा करो पूरा ना। फिर थर्ड पॉइंट में डायरेक्ट ही अल्पांश PQRS का, क्योंकि अल्पांश PQRS को बार बार लिखने से क्या फायदा, वो पहले पॉइंट में हमने सब कुछ लिख दिया बेटे, तो आप सॉल्व कर दोगे। देखो अब हम आगे सॉल्व करें। आगे क्या दे रखा है, ए त्रिज्या तथा m सैंती की एक समान वृत्तीय वलय का रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालो जो इसका क्या हो व्यास हो, एक वलय के तल की क्या हो लंबवत हो बेटे। तो वही है एक वलय। देखो वलय क्या होती है, रिंग क्या होती है, आप सबसे पहले वलय या छल्ला शब्द आ जाए ना तो आप समझ जाना। जैसे आप नॉर्मल, जैसे कोई भी आपने जैसे ये ले लिया, अब इसको मरोड़ के आप वर्ताकार बना दो। वलय का अर्थ होता है बीच में से खोखला। जैसे आप कड़ा वगैरह नहीं पहनते बेटे, आप फिर अंगूठी वगैरह, ये किस में आते हैं, छल्ले में आते हैं। जैसे तार को मरोड़कर हमने एक आकृति बना दी बेटे, तार को मरोड़कर हमने एक आकृति बना दी तो वो छल्ले में आती है, वल्ले में आती है। वल्ले का अर्थ होता है बीच में से क्या होता है खोखला, ओनली वो परिधि पर ही आता है सब कुछ, उसमें जो भी आता है। तार को मरोड़कर हमने वर्ताकार बना दिया तो उसको हम वल्ले बोलेंगे बेटे। वर्ताकार क्या बोलेंगे उसको, वल्ले। तो अपने पास एक वर्ताकार वल्य है बेटे। कौन सा पॉइंट बता रहा हूं मैं, एक वर्ताकार वल्य या छल्ला है बेटे। कहने का कोई वर्ताकार वल्य है, उसका मैं किसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकाल रहा हूं बेटे। ध्यान रखना, एक तो पटल या चक्रिका होता है, वर्ताकार पटल या चक्रिका, तो उसमें वो सॉलिड होता है। एक वर्ताकार वल्य या छल्ला होता है, उसका अर्थ खोखला होता है बेटे ना। अभी दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ताकार वल्य का व्यास के परितः बेटे mi बेटे, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। लिख देना बेटे, माना ये त्रिज्या तथा m द्रव्यमान के वर्ताकार वलय का केंद्र O है बेटे।
केंद्र O एवं व्यास हमने मान लिया AOB है बेटे, एक वर्ताकार वलय है बेटे, जिसका रेडियस तो A है, मास कितना है कैपिटल M है, हमने उसका सेंटर तो O मान लिया और उसका जो व्यास है वो हमने क्या मान लिया, AOB मान लिया। अब हमें क्या करना है बताइए, अब हमें इस वर्ताकार वलय का एग्जाम में पूरा लिख के आना बेटे, थ्योरी में लिखा रहा हूँ आप, तभी नंबर आएंगे कंप्लीट आपके। अब हमें इस वर्ताकार वलय का व्यास AOB के परितः MI ज्ञात करना है बेटे। वर्ताकार वलय का व्यास AOB के परितः MI ज्ञात करना है बेटे। अब भी बताओ, क्या इस वर्ताकार वलय की आप AOB से लंबवत दूरी बता सकते हो? नहीं बता सकते। लंब कहाँ से डालें? यहाँ से डालेंगे अलग दूरी आएगी, यहाँ से लंब डालेंगे तो अलग दूरी आएगी, नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं बेटे, वर्ताकार वलय है, इसका एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकलेगा, एकांक लंबाई का। अब तार को मरोड़ के आपने आकृति निकाली है तो तार की तो आप लंबाई तो निकाल सकते हो बेटे, क्षेत्रफल कहाँ से निकालोगे आप? तो बीच में से खोखला है बेटे, यहाँ एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकलेगा। तो अल्पांश भी ऐसा मानना है जिसकी आप लंबाई ज्ञात कर सको बेटे। यहाँ वही फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, कोई अल्पांश लेना पड़ेगा। पहले हमने बहुत पढ़ लिया है, 2-3 दिन से ही चल रहा है बेटे। पहले हम अल्पांश का AOB के परितः MI निकालेंगे, फिर कंप्लीट वर्ताकार वलय का MI ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। अब बेटे बीच में तो खोखला ही है, अल्पांश आपको कहाँ मानना पड़ेगा? उस तार पर ही मानना पड़ेगा, परिधि पर मानना पड़ेगा। तो हमने कोई अल्पांश ले लिया बेटे, PQ ले लिया हमने। अल्पांश क्या ले लिया बेटे? PQ। अब P बिंदु के कोऑर्डिनेट तो हमने कितने मान लिए? A थीटा, क्योंकि रेडियस आपको पता है बेटे A है। और Q बिंदु के कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए बेटे? A थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये थीटा है, ये कितना होगा? डेल्टा थीटा होगा। PQ कितना होगा मेरे को बताओ, आप सब जानते हो बेटे। चाप बराबर क्या होता है? PQ चाप ही, तो चाप क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या बेटे। तो कोण डेल्टा थीटा है, डेल थीटा है, त्रिज्या A है बेटे। लिख देना। इसके लिए हम कोई अल्पांश इसके लिए हम कोई अल्पांश क्या लेंगे बेटे? PQ लेते हैं, जहां P तो क्या है बेटे? A थीटा, और Q क्या है? A थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। एवं PQ बराबर आपको पता है क्या होगा? A डेल्टा थीटा। तो आपको पता है जो ये वर्ताकार वलय है कि एकांक लंबाई का निकलेगा। अभी मैंने बोला है क्षेत्रफल तो ज्ञात नहीं कर सकते बेटी, खोखला है ये वर्ताकार वलय, उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा? कुल द्रव्यमान अपॉन कुल लंबाई। तो वर्ताकार वलय का कुल द्रव्यमान तो कैपिटल M दे रखा है, कुल लंबाई आपको पता है परिधि के बराबर होगी। परिधि क्या होती है? 2πr। यहाँ r क्या है? A है। तो अल्पांश PQ का द्रव्यमान कैसे निकालोगे आप बताइए? पहले अल्पांश का ही निकालेंगे अपन, AOB के परितः MI। तो अल्पांश PQ का द्रव्यमान चाहिए। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको कि बेटे एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है, उसको जितनी लंबाई से गुणा करोगे उतनी लंबाई का क्या आएगा? द्रव्यमान। यदि मैं उसको PQ की लंबाई से गुणा करूंगा, PQ की लंबाई कितनी है? A डेल थीटा है, तो क्या आएगा? अल्पांश PQ का द्रव्यमान। सॉल्व करेंगे, m/2π, यहाँ से कितना आ गया? डेल थीटा। तो अल्पांश PQ का आप मेरे को क्या बताओगे? अब अल्पांश PQ का व्यास AOB के परितः MI, व्यास AOB के परितः MI क्या होगा? अल्पांश PQ का द्रव्यमान इनटू अल्पांश PQ की AOB से लंबवत दूरी। तो कैसे निकालोगे आप बताइए? यहाँ से लंब डाल दोगे बेटे। अरे बेटे P और Q पास पास होते हैं, Q बिंदु लगभग कहाँ है? P पर ही है। तो PQ अल्पांश एक बिंदु होता है बेटे, Q बिंदु लगभग कहाँ है? P पर ही है। तो कोई बिंदु है और उसकी AOB से लंबवत दूरी कैसे निकालोगे आप? लंबी डालोगे बेटे इस पर। तो अल्पांश PQ का मैं AOB के परितः MI निकाल रहा हूं, तो मेरे को अल्पांश PQ का एक तो मास चाहिए और इनटू अल्पांश PQ की मेरे को क्या चाहिए? AOB से लंबवत दूरी। तो वो कितनी है बेटे? PN है, PN का स्क्वायर बेटे। अल्पांश PQ की AOB के परितः आ जाएगा, मैं Q बिंदु लगभग P के पास ही होता है, तो P से लंब डाल दिया करो PN। अब PN का मान कैसे निकालोगे आप? वो देखो,
m/2 और डेल थीटा। अब Pn का मान निकालने के लिए त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा आपको, TON में। बेटे साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरे को बताओ। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण। तो लंब तो कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा Pn और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण होगी Pn। करण कितना होगा, a होगा। तो Pn का मान कितना आ गया बेटे, a साइन थीटा आ गया। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये आ गया बेटे अल्पांश PQ का AOB के परितः। अब हमें तो पूरे वर्ताकार वलय का निकालना है। तो जो वर्तीय वलय है इसका व्यास AOB के परितः MI क्या होगा मेरे को बताओ। व्यास AOB के परितः MI कितना होगा वो समझो बेटे। समाकलन कर देंगे बेटे। तो समाकलन क्या होगा, देखो कांस्टेंट को तो बाहर ले लो बेटे, ma²/2π और समाकलन कर दीजिए बेटे। सिंगल होगा क्योंकि डेल थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा और डेल थीटा को आप क्या लिख दोगे, डी थीटा। अब देखो थीटा है, अल्पांश को पूरे वर्ताकार वलय पे लेना पड़ेगा। तो ये पूरे वर्ताकार वलय पे घूमेगा तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2π। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 2π। सब जानते हैं बेटे, इंटीग्रेशन तो आपके लिए नॉर्मल सी बात है। बता दूं मैं डायरेक्ट ही, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 - cos2 θ/2। तो 2 तो बाहर ले लेंगे तो 4 होगा बेटे। और 1 - cos2 थीटा का कैसे करोगे, 1 का थीटा और cos2 थीटा का sin 2 θ/2, 0 से 2π आ जाएगा बेटे। तो ma²/4π और ये कितना आएगा 2π। थीटा की जगह 2π लेंगे, sin 4π 0 0 लेंगे, 0 आएगा तो ma² कितना आ गया, 2 आ गया बेटे आपके पास। बेटे ये क्या आ गया, एक वर्ताकार वलय था बेटे जिसका मास तो a था और रेडियस, मास तो कैपिटल M था और रेडियस a थी। उसकी जो डायमीटर था AOB उसके परितः क्या आ गया, MI आ गया बेटे। एक बार वीडियो को रोक के उतार लो, छोटी छोटी चीजें एक बार आराम से समझ के जाना है इनको। अब इसी का सेकंड पॉइंट है, मैं इसी में समझा देता हूं। सेकंड पॉइंट एक बार देखो बेटे, बुक में क्या दे रखा है कि जो वर्ताकार वलय है तल के लंबवत और इसके केंद्र से पारित हो, तल के लंबवत और इसके केंद्र से पारित हो। तो ये रेखा मैंने ON मान ली बेटे। ON कैसी रेखा है, जो तल के तो लंबवत है बेटे और केंद्र से गुजर रही है। हमें ON के परितः क्या निकालना है, इस वर्ताकार वलय का MI। तो कैसे निकालोगे आप बताओ, तल के लंबवत और ON के परितः बेटे। तो ON के परितः सिंपल सी बात है, वही आएगा सब कुछ, अल्पांश भी वैसा ही लेना है। वैसे अब यहाँ लिखोगे ना अल्पांश PQ का व्यास AOB के परितः, तो अब ON के परितः MI लिखना पड़ेगा। और ON के परितः MI लिखोगे ना, अल्पांश का अल्पांश जो PQ है उसका तो अल्पांश PQ का द्रव्यमान। अब ON के सापेक्ष z तो आप निकाल रहे हो, तो अल्पांश PQ की ON से लंबवत दूरी चाहिए। और अल्पांश तो बिंदु होता है, Q और P पास पास होते हैं। इस बिंदु की ON से लंबवत दूरी रेडियस के बराबरी तो होगी। तो ये Pn की जगह क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा बेटे। बस यहाँ लंबवत दूरी आ जाएगी, अब की बार Pn नहीं आएगा, वो तो AOB से लंबवत दूरी अल्पांश PQ की। अल्पांश PQ की ON से लंबवत दूरी तो कितनी है, a है, तो a²। अब कंप्लीट का निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो कितना आएगा बेटे, ma² आएगा बेटे। कितना आएगा, ma²। तो एक बार एक एक लाइन को आप ध्यान से देखना। अल्पांश PQ का ON की परितः a² आ जाएगा। कंप्लीट का निकालने के लिए इसका 0 से 2π इंटीग्रेशन करोगे तो 2π वो थीटा, तो ma² आएगा। तो अल्पांश PQ ये भी याद रखना कि वर्ताकार वलय होता है, उसका अल्पांश वर्ताकार वलय होता है, उसका व्यास के परितः MI क्या होता है, ma²/2। और वर्ताकार वलय का केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत किसी रेखा के परितः MI क्या होता है, ma² बेटे। दोनों बातों को ध्यान से पढ़ना बेटे। ये क्लास आपकी थोड़ी सी छोटी बना रहा हूँ मैं, एक बार आप थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट वगैरह पढ़ो, फिर जल्दी देखो। अब काम स्पीडली चलेगा तो आपको भी पता है बेटे। तो एक एक चीज आराम से पढ़ा रहे हैं, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक चीज को, क्योंकि टाइम अपने पास खूब है बेटे, टाइम की अपने पास कमी नहीं है। तो ये मत सोचना कि सर सिलेबस अधूरा वाला, सिलेबस तो बेटे अभी बहुत होगा, आप देखते जाओ। आप अभी तो क्या क्या करवाते हैं, आप एग्जाम के लिए आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि वास्तव में आप बोलोगे कि सर पढ़ाया गया हमें। तो आप तो मजे से जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो बेटे। ज़्यादा घूमो मत, घर पे रहो। थोड़ा सा ऐसे नहीं कि
आज कोई काम था, मार्केट आ गई, ये गलती आप लोग मत करो बेटे, क्योंकि देखो गाँव में फैल चुका है कोरोना वगैरह, तो समस्या आ सकती है आप पर कभी भी। तो आप अपना बचाव रखो, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि आप खुद का बचाव रखोगे तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और हम यही कामना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ रहो और उन्नति के मार्ग पर आप अग्रसर हो बेटे। ओके।